नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी संघ का संदेश अखंड भारत पर कलेश। जी हां, सतना से निकला संदेश अब प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत का संकल्प दोहराया है। भागवत ने पाकिस्तान को अपना ही घर बताते हुए एक बार फिर से वहां डेरा डालने की बात कही। इधर उनके बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी ने कहा कि पीएके को जल्द हम लेकर रहेंगे। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ जनता को छलने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मोहन भागवत के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं और क्या संघ प्रमुख प्रदेश के लिए एजेंडा सेट करके गए हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोहन भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प। अखंड भारत के संकल्प पर सियासत रही तप। अखंड भारत बीजेपी और आरएसएस के कोर मुद्दों में से एक है, लिहाजा सतना आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसे दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से सिंधी भाई यहाँ हैं जो कभी पाकिस्तान नहीं गए, वे अविभाजित भारत के ही नागरिक रहे। नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि परिस्थिति ने हमें अलग किया है, लेकिन दिल से हम अब भी एक हैं। हमारा घर एक ही है, बस एक हिस्सा फिलहाल हमारे पास नहीं। हमारा पूरा भारतवर्ष एक ही घर है। अब उनके इस संकल्प पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत गए थे। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है। परिस्थिति ने हमको उस घर से यहां भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है। पूरा भारतवर्ष एक घर है, परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना। अब हिंदी बेल्ट के प्रदेशों में आरएसएस का अखंड भारत का संकल्प दोहराने पर सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इसके समर्थन में और मोहन भागवत के सुर में सुर मिला रही है, तो कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और कई आरोप लगाए। निश्चित तौर पर अगर आज अखंड भारत की बात हो रही है, कश्मीर की क्या स्थिति थी? अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, मोदी जी की नहीं होती, तो शायद आज कश्मीर भारत का अंग नहीं होता। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटा के हमने कश्मीर को बचाने का काम कर लिया। पीओके भी भारत में आएगा, उस दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही है। माननीय परम पूज्य ने जो बात कही है, वह कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में आप पूरी होते हुए देखें। ये तो जनता को एक छलने की बात है। अभी हमारी सेना जब ऑपरेशन सिंदूर कर रही थी और जब मौका था और सेना इतनी जो है आक्रामक थी और इतने जोश में थी कि जो है ये भारत अखंड कर सकते थे, तब तो सीज फायर कर दिया। अब जो है नए नए डायलॉग बोल के जो है 2047 में करेंगे ये काम, या अगले और सेंचुरी में जो है करेंगे। तो ये जो बातें हैं इनका कोई औचित्य नहीं है। अब मोहन भागवत के इस बयान के मायने क्या है, इस पर तो बहस होगी ही। दरअसल अखंड भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि संघ और बीजेपी की विचारधारा का मूल माना जाता है। ये वो विचार है जिसे सांस्कृतिक एकता से जोड़कर पेश किया जाता है, पर विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का जरिया मानता है। अब जब मोहन भागवत ने इसे फिर से दोहराया है, तो सियासी विश्लेषक इसे 2029 के रोड मैप से भी जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संघ के जानकार दीपक शर्मा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। वो स्वागत है दीपक जी आपका, रमेश जी आपका भी। और दीपक जी, सबसे पहले आप ही के पास कि अखंड भारत की जो कल्पना है संघ की, उसमें केवल क्या पाकिस्तान ही है जो भागवत जी ने कहा है? क्योंकि उसमें तो फिर बांग्लादेश भी है, उसमें तो अफगानिस्तान भी है। अवश्य हैं जी, और इसमें कोई संदेह नहीं है, पर जिन वर्तमान संदर्भों में बात की जा रही है वो 1948 है। 1947 के बाद, हर 1948 के बाद से संघ ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया 1947 में भारत का विभाजन, और तभी से वो अखंड भारत की बात अपने उसमें करते हैं।
14 अगस्त प्रतिवर्ष वो अखंड भारत दिवस ऐसा मनाते हैं। तो तात्कालिक जो विभाजन है वो विभाजन पाकिस्तान के रूप में हुआ, स्वाधीनता की जो संग्राम लड़ा गया उसमें। और वो पाकिस्तान मतलब वो पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश उसका हिस्सा ये उसमें समाहित ही है जी। और उन्होंने जो कुछ बोला है वो कोई नई बात नहीं बोली। अखंड भारत ये संघ की संकल्पना का हिस्सा प्रारंभ से रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई राजनीतिक रूप से देखने की आवश्यकता है। सरकारों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र की सीमाएं बदलती रहती हैं। मध्य प्रदेश पहले एक था, छत्तीसगढ़ विभाजित हो गया तो वो एक राज्य बन गया। उसी तरीके से अन्य राज्यों का गठन हुआ, वो एक भूमि पर खींची गई वैसी रेखाएं हैं। पर भारत संघ की दृष्टि में एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और वो सांस्कृतिक राष्ट्र मतलब उसकी जो पूरी संस्कृति की जहां तक फैलाव है उसका वो हिस्सा है। हमें तो बड़ा गर्व होता है इन सब चीजों को देखे कि ऋग्वेद की ऋचाएं जो हैं वो सरस्वती जो नदी है उसके तटों पर हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास उसमें हुआ। ये सारी संस्कृति के हिस्सा ये सब कैसे छूट सकते हैं? एक नाम दे देने से, एक कोई टू नेशंस थ्योरी देने से वो बन गया, वो एक परिस्थिति थी। उन्होंने आज जिस कार्यक्रम में ये सतना का बता रहे हैं वो सिंधी समाज का एक कार्यक्रम था और उन्होंने उसमें आह्वान भी किया इस प्रकार से कि वहां पूर्वज थे, उन पूर्वजों को याद करिए और वहां पर वापस जाना है। वो कमरे का उन्होंने एक सांकेतिक उदाहरण के रूप में ही हम सबके सामने रखा है। 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सिंधु घाटी का और वो नगरीय सभ्यता का दुनिया का सबसे बड़ा स्थान बना हुआ है और वो हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है, हमारा पुरातत्व है। इसको कैसे कौन झुठला सकता है? राष्ट्र बन गए, राज्य बन गए, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ लोगों ने तय कर दिया, पर वो लेकिन ये इतना आसान नहीं ना कि जर्मनी का हमने देखा था कि पूर्वी जर्मनी पश्चिम जर्मनी के बीच में बर्लिन की दीवार तोड़ के रेख हो गए, या दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की जो हालात है, सामाजिक ताना बाना जिस प्रकार का है वो निश्चित रूप से कभी भी उसको वो जुड़ जाएंगे। पर उसको हमेशा याद रखना, उसको हमेशा अपने स्मरण में रखना और उसके लिए प्रयास करना। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि पीए को ले सकते थे, पीए को इसे छोटा सा हिस्सा है, वो तो आज भी अभी भी उसको अधिकृत कहते हैं ना, बाकी ये तो बृहद की बात कर रहे हैं और ये यहां तक अकेला हिस्सा नहीं है। कंधार जो है वो गंधार था। तो ये सारी चीजें जो भारत की संस्कृति का, बामियान के बौद्धों की प्रतिमाओं को हमने सबने टूटते हुए देखा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, संस्कृति का विस्तार वहां तक था और ये संस्कृति का विस्तार उन्हीं में से फिर इस प्रकार की जो मांग है वो निकलेगी और वो संस्कृति के रूप में जुड़ेंगे। तो यही कहा तो ये जो सभी संघ के 100वें स्थान के पास सिंध है या पंजाब है, वो बोला तो वहां पर सिंधी जाती है, भाषा उनकी सिंधी है। नहीं, तो अभी ये जो संघ के 100वें साल पर जो केंद्र सरकार ने एक सिक्का जारी किया जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ी आपत्ति दिखाई, तो वो एक संकेत है कि जिसमें भारत माता और उनके हाथ में भगवा झंडा है। आपत्ति करना उनका अपना तरीका हो सकता है, पर उनको आपत्ति तो इतना बड़ा तमाचा उनके उस पर लगा है कि वो अब ये बार बार संघ का क्या योगदान था, संघ का क्या योगदान था कहना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें 26 जनवरी 1963 की जो एक परेड है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी नेहरू थे, संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया और उन्होंने संघ की गणवेश में वहां पर परेड में भाग लिया। अब इसको किस मुंह से झुठलाएंगे? वो रिकॉर्ड है। ठीक है, मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने वो ढूंढ के उसके ऊपर एक टिकट जारी कर दिया। तो इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है आपके कुछ भी बोलने का? क्योंकि वो सेना के द्वारा ये कहा गया था कि हमको इतना योगदान संघ के कार्यकर्ताओं से मिला और वो केवल एक जगह नहीं मान ले क्या दीपक जी कि भारत माता के उस सिक्के के जरिए केंद्र सरकार भी भागवत जी के संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है? नहीं, वो कोई अचानक से कुछ नहीं आया। संघ के सारे कार्यक्रमों में, आयोजनों में बीच में भारत माता का चित्र रहता ही और वो भारत माता नहीं, केंद्र सरकार ने पहली बार एक सिक्के में भारत माता का चित्र वो बनाया ना, इसलिए तो गौरव की बात है। भारत माता कहते हैं तो भारत माता का सिक्का बनने में तो अच्छी चीज है, तो और नई पीढ़ी उसको देखेगी, करेगी, ये तो एक अच्छा है। शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? क्योंकि लगातार ये कहते रहे, लेकिन शायद भागवत जी पहले सरसंघ चालक है जो हाल के वर्षों में जिन्होंने खुलकर इतना बोला। अभी अखंड भारत की बात होती थी, लेकिन सीधा अगर पाकिस्तान की कि बगल में हमारी एक टेबल रखी है, कमरा है, कपड़े टंगे हैं।
देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के पहले दिन से ही संपूर्ण भारत को एक स्वरूप की बात करता रहा। जी। अब वो ठीक है कि बीच में जब विभाजन की बात आई तो उसमें फिर अखंड शब्द जुड़ गया। आप अगर देखें 1945 के पहले जो भारत का स्वरूप रहा है उसको भारतवर्ष ही कहा गया। बिल्कुल। तो संघ की मुझे जो लग रहा है, उनकी अपने साहित्य में, उनके अपने वक्तव्यों में, वो लगभग हर सरसंघ चालक ने अखंड भारत की बात कही है। और अगर आप प्रारंभिक तौर पर देखेंगे, जब संघ के प्रयासों से एक राजनीतिक दल जनसंघ बना था, तो मुझे याद है, दीपक जी को भी संभवतः याद होगा, उसमें एक नारा लगता था, कौन करेगा देश अखंड भारतीय जनसंघ। तो स्वाभाविक रूप से संघ अखंड भारत का जो संकल्पना है वो संघ की पहले दिन से संकल्पना है। इसके अलावा एक बात और मैं बताता हूं, दीपक जी ने पढ़ा होगा या अपने पिताश्री से सुना होगा कि भारत विभाजन से पहले 15 अगस्त 1947 के 9 दिन पहले संघ ने एक बहुत बड़ा पथ संचलन कराची में निकाला था। जी। उस पथ संचलन में जो तत्कालीन सरसंघ चालक थे गुरुजी, वो उसमें उपस्थित रहे। गुरु गोलवलकर जी। संघ चालक वो दायित्व अडवाणी जी के पास था। तो वो जो नगर पथ संचलन था, उसी के कारण कराची से बड़ी संख्या में सुरक्षित लोग जो भारत आ सकते थे, आना चाहते थे, उसी के कारण आ पाए। आप अगर कराची नगर के आसपास को छोड़ देख लीजिए, क्या हालत हुई है वहां पर, कितना नरसंहार हुआ है, स्त्रियों का कितना हरण हुआ है, वो सारा इतिहास के पन्नों पर हम देख सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं संकल्पना, ये इच्छा, जो लोग कराची से आए थे, जो लोग सिंध से आए थे, जो लोग पेशावर से आए थे, उनके सपने, शहर के कई परिवार हमारे भोपाल के शाहजहानाबाद में रहते थे, उसमें से एक तो प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते थे, हालांकि उनको अब शांत हुए 85 साल हो गए। तो स्वाभाविक रूप से शायद ललवानी प्रिंटिंग प्रेस उसका नाम था, शायद, जो मुझे याद है। नहीं, ललवानी प्रिंटिंग प्रेस वो तो गुजराती थे, वो सरदार मल जी ललवानी थे, वो गुजरात के थे, और वो सरदार मल ललवानी जी नगर संघ चालक रहे हैं जी। ये एक अलग सरदार जी थे, शाहजहानाबाद में उनका प्रिंटिंग प्रेस था। और तो कुल मिलाकर के जब भी कभी भावुक होते थे, वो पेशावर के पास किसी गांव के थे, तो जब भी कभी भावुक होते थे तो अपने गांव बस्ती की, वहां की खूब याद करते थे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भारत में ऐसे लाखों परिवार हैं, 1-8 करोड़ होंगे, जिनकी जन्मभूमि के पेशावर रही है, लाहौर रही है और कराची रही है। आप मतलब कल्पना कर सकते हैं, कल आने वाला कल जो है वो दुर्गा भाभी की तिथि है। हमारे कई जो सुपरस्टार रहे, राज कपूर की बात कर लें, हम दिलीप कुमार की बात कर लें, देवानंद की बात कर लें, तो वो सारी स्मृतियां उनकी वहां की रही हैं। तो इस नाते संघ ने अगर कहा है, एक और बात समझ लीजिए, कुछ लोग हैं जो धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन संघ को जहां तक मैंने समझा, मैंने पढ़ा है, संघ धर्म एक अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, राष्ट्रीयता की और शक्ति बिल्कुल अलग है। तो यहां से लेकर के पेशावर तक, वो पेशावर से लेकर के अफगानिस्तान तक, और उसके आगे जो देश है, जो बैक्टीरिया देश, अगर महाभारत काल में देखेंगे तो उसका नाम वैहिक था, वहां की एक लड़की सिकंदर को ब्याही हुई थी। तो वहां तक जो संपूर्ण भारत एक है, और न केवल ये भारत एक है, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति की झलक है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया है। सरसंघ चालक जी ने अगर आह्वान किया है, अखंड भारत का आह्वान किया है, उनकी पूजा पद्धति या उपासना पद्धति एक अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र भाव के रूप में, परिवार भाव के रूप में, भारत हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो, वो सांस्कृतिक रूप से भारत से बिल्कुल पृथक नहीं है। आपने अगर देखा होगा, अभी कुछ वर्ष पहले तक तो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र कहलाता था। तो स्वाभाविक रूप से वो जो सांस्कृतिक एकत्व की बात की है, आप मुझे बताइए, अगर पूरे यूरोप को देश करके एक हो सकते हैं, एक मुद्रा चला सकते हैं, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के वो एकता की बात कर सकते हैं, अफ्रीकन देश मिलकर के एकता की बात कर सकते हैं, तो भारत के जो पुराने भूभाग हैं वो मिलकर के अगर अखंड भारत की बात करते तो इसमें किसको राजनीति होनी चाहिए? पूरी दुनिया में ये वातावरण बन रहा है। देखिए, बाकी लोगों को भी आवाज उठानी पड़ेगी ना। लेकिन शर्मा जी, संघ समय समय पर इस बात को लेकर चिंता जताता रहता है कि देश में जो हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, अल्पसंख्यकों की बढ़ रही है, और ऐसे में अखंड भारत के हिसाब से जोड़ें तो 30-40 करोड़ मुसलमान अगर वो रेड हो जाएंगे तो फिर हिंदू बहुसंख्यक कहाँ खड़ा पाएंगे आप? मुझसे ही पूछा वे शर्मा दीपक जी से। देखिए, वो एक राजनीतिक प्रश्न है उसका। संस्कृति का उससे क्या वास्ता है?
संघ जो बात कर रहा है वो अपने सांस्कृतिक विरासत की बात नहीं, कर रहा है। हम तो ऐसे लोग देख रहे हैं ना कि जिस बांग्लादेश को हमने बनवाया, हम देखते हैं कि जो उसके संस्थापक कहे जाते हैं मुजबुर रहमान, वो उनकी प्रतिमाएं तोड़ देते हैं, उनकी विरासत को मिटा देते हैं। तो जो अपनी 50 साल की विरासत नहीं सहेज पाए, तो हमारी हजारों वर्ष की जो सनातन संस्कृति है उसको वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, उनके एक्सेप्ट करने का नहीं है, समाज को आपको जागृत करना पड़ेगा। ये मैं आपको अभी निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिन्होंने मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को गिराए वो 10 से 15 साल के अंदर वापस उनको पूजने लगेंगे कि ये तो किसी एक उन्माद का हिस्सा होता है। आज आके यदि कोई इस प्रकार की पुरानी चीजों को बात करने लगेगा, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। आपको आपके पूर्वज कौन है ये तो आपको पता करना चाहिए, और आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में वो कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो ज्ञात नहीं हो सके। ये सरसंघ चालक जी ने कहा, आज तक्षशिला की जब बात करेंगे तो तक्षशिला कहाँ है, वो किसका गौरव है, कौन लोग थे? हाँ, आक्रांता आए, ये बात उनको समझना पड़ेगी, और उनकी रगों में भी वही खून है। ये एक 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले ये परिवर्तन हो गया। आपको रमेश जी को अच्छे से याद है, मध्य प्रदेश के एक राज्यपाल हुआ करते थे कुंवर महमूद अली खान, वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। उनको जब किसी संदर्भ में ये पता चला कि कोई वंशावली लेखन वाले लोग बाग हैं, उन्होंने उनको बुलाया, क्या मेरी पीढ़ियों का पता कर सकते हैं? एंड यू विल सरप्राइज, आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने राज्यपाल रहते हुए अपने पूरे खानदान की, कुटुंब की पूरी पीढ़ियों का अंतर निकाला, और 7वीं पीढ़ी में जाके वो उत्तर प्रदेश में वो राजपूत के रूप में वहां पर उनका परिवार। लेकिन सर, हमने ये भी देखा ना कि बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में डाटर ऑफ पश्चिम में लिखा है कि मैं खुद भी, हमारे जो पूर्वज है राजस्थान के राठौर हैं, लेकिन उनके बाप ये कहते थे घास की रोटी खाएंगे, 1000 साल तक लड़ेंगे, लेकिन भारत से युद्ध लड़ेंगे। ये भी तो हम देख रहे हैं ना। ये देखिए, ये राजनीति का हिस्सा है, इसको तो निश्चित रूप से जो अपने लाभ के लिए देखेगा करेगा। नहीं, आपने कहा जिनको पता कि हमारी जड़ें कहाँ, हम कौन थे, लेकिन वो भी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं ना मौजूदा परिस्थितियों में। आप मुझे ये बताइए कि यदि इंग्लैंड में बैठे हुए कुछ नए लोग ऐसा कहने लगे कि भारत पे हमने 100-125 साल राज किया, भारत हमारा है, तो मान लेंगे क्या? लेकिन यहाँ के कुछ मुस्लिम तो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमने लाल किला बनाया, हमने ताजमहल बनाया, और वो बाबर, अकबर, हुमायूं को उनको पूछते हैं आज भी। वो ये आक्रांता ही है। ये जो इतिहास का विकृतीकरण 1947 के बाद हुआ, जिस प्रकार का लिखा गया, मुझे लगता है कि उसको एक पलटने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, और वो एकेडमिक्स में आई है, और वो लोगों को जानकर आएगी। जैसे जैसे समाज जागृत होगा, जैसे जैसे सत्य का अन्वेषण होता जाएगा, वैसे वैसे सारी चीजें पिघल जाएंगी। आपने स्वयं ने जर्मनी का उदाहरण दिया, दोनों जर्मनी मिलने के पीछे का उनका सांस्कृतिक भाव था। भारत की स्थिति भी वही है। उनको आप सिर्फ वोट के रूप में, मुसलमान के रूप में देखेंगे तो अलग बात है, पूर्वजों के रूप में, संस्कृति के रूप में यदि देखेंगे, उनको भी खुद को समझ में आएगा। आप व्यक्तियों को तो बदल सकते हैं, परंतु वो स्थान जो हैं, उन स्थानों का क्या करेंगे? आज यदि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा को यूनेस्को ने एक विरासत बताया है, वो कौन थे, वो किस प्रकार की संस्कृति थी? आज यदि सर, मौजूदा हम देख रहे हैं ना कि वो आसिफ मुनीर तो कहते हैं ना, 2 नेशन थ्योरी बताते हैं, हिंदू मुस्लिम कभी एक हो नहीं सकते, हमारी बातचीत अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। तो जहां से आए हो, अपने पूर्वज जिनको मानते हो, वहां चले जाओ, उसमें क्या तकलीफ है? आपने ये कब्जा करा हुआ हिस्सा है भाई। यदि आप उनको अपना पूर्वज मानते हो, हम तो हमारा पूर्वज उनको पूरों को मानते हैं जो सारे उसमें हैं। वो कुछ किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपना संप्रदाय बदला, दबाव में बदला, प्रलोभन में बदला, बहुत सारे उसके कारण हैं, और उसके कारण सांस्कृतिक विरासत नहीं बदल सकती। मैं तो आपको भौतिक रूप से जो स्थापत्य उसकी बात कर रहा हूं ना। आज तक्षशिला वहां पर है तो वो दिख रहा है ना, तक्षशिला कहाँ गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की संस्कृति वहां पर है, वो दिख रही है ना, कहाँ है? उसको कैसे झुटलाएंगे? जब वो है तो उसके भाई, ये तो मीर कासिम आए ना 716 712 में, उसके बाद इस्लाम का आक्रमण प्रारंभ हुआ ना, उसके पहले क्या थे भाई? तो आप आक्रामकता, जो आक्रमण करने वाले लोग थे, जो आतंकी लोग थे, जिन्होंने बर्बर आके प्रवेश किया, यदि वो आपके पूर्वज हैं तो बहुत बढ़िया है। आप उनको पूर्वज मानते हो तो अपनी जरा दादी, परदादी, नानियों के ऊपर क्या अत्याचार उन्होंने करे होंगे, किन परिस्थितियों में। नहीं सर, दिक्कत यही है ना कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का एक बहुसंख्यक हिस्सा यही मानता है ना, उनको ही अपना आदर्श मान रहा है। दुर्भाग्य जी। उनको वेदना होना चाहिए कि उनके खुद के परिजनों ने किस प्रकार की परिस्थितियां देखी होंगी, किन दबावों में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया होगा। ये उनको विचार करने की चीज है, और उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये मेरे सब अब देखते हैं कब तक करेंगे। लेकिन रमेश जी, ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, इसमें बिना सैन्य कार्रवाई के तो संभव है क्या? क्योंकि अगर हम जागृति की बात कर रहे हैं समाज की, तो हो सकता है सैकड़ों साल लग जाए, हो सकता है कई और साल लग जाए।
मनोज जी, समाज परिवर्तन में इतना नहीं रमेश लगता जी है। से सवाल था, दीपक जी मेरा जी। देखिए, ये मुझे जो लग रहा है कि ये काम सैन्य कार्रवाई से नहीं होगा, ये काम सामाजिक जागृति से होगा। और दीपक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं दो बात जोड़ना चाहता हूँ जी। कुंवर महमूद अली जी ने जो पुस्तक निकाली थी, उसके संपादक मोहन गुप्त थे, जो रिटायर्ड आईएएस थे, गवर्नमेंट प्रेस में छपी थी। तो वो परमार वंशजों के थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के कहते भी थे कि मैं इसलिए आगे कुंवर लिखता हूँ क्योंकि मैं राजपूत हूँ। हाँ, इसलिए वो कुंवर लिखते। और दो नाम और बताता हूँ। एक पुस्तक है आतिशे कश्मीर, इसमें शेख अब्दुल्ला ने अपनी जीवनी लिखी है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे और उनका सरनेम कौल था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जिसने पाकिस्तान का नाम दिया वो एक बहुत मशहूर शायर था, जिसकी टिकट भी निकाला है, मुझे नाम बोलते बोलते भूल गया है, बड़ा मशहूर नाम था। अल्लामा इकबाल तो नहीं है शायद? कश्मीर ब्राह्मण थे, हाँ, निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर के, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना के पूर्वज पटेल थे गुजरात के, आगे चल करके वो कहीं चले गए। और आपको बताता हूँ, ये जो अकबर के बाबर के जो पूर्वज थे, चंगेज खान ओरिजिनली बौद्ध था। वो जिस कबीले में रहता था उसके पूर्वज सनातनी थे। आगे चल करके उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और वो बौद्ध ही मरा, पैदा सनातनी हुआ और बौद्ध मरा। उसके भतीजे जो कुबलाई, उसका बेटा जो कुबलाई खान था और भतीजा जो उसका था जिसने बगदाद को जलाया था, उसने इस्लाम ग्रहण किया। अभी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनके पूर्वज कश्मीरी रहे हैं 13वीं शताब्दी में, फिर वो लोग चले गए, क्योंकि यहाँ से पकड़ करके लोगों को ले जाया जाता था, खुरासान के बाजार में बेचा जाता था और बलपूर्वक उनसे कुछ भी काम कराया जाता था। तो अधिकांश वो लोग हैं। तो ये काम सेना से नहीं होगा, ये काम उस सामाजिक जागृति से होगा। जो दीपक जी ने कहा, जिस दिन ये आभास हो जाएगा, आज हमारा रूप अलग है, दिशा अलग है, पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं। जिस दिन ये भाव जागृत हो जाएगा, उस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा अपने आप बन जाएगा। उनका प्रधानमंत्री बना रहे, उनकी राजनीति बनी रहे। जो भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव हो गया है, वो भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो जाए, जैसे जर्मनी में हुआ है, जैसे कोरिया में हुआ का भाव, ठीक उस प्रकार का जुड़ाव यहाँ पर हो रहा है जी। लेकिन जो हम स्थितियां देख रहे हैं ना, अभी जैसे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तब होगा 2 तो फिर शायद भूगोल से पाकिस्तान मिट जाएगा, ये भी संभव है। देखिए, अभी भविष्य में क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरसंघ चालक जी का जो कथन है, उनका कोई बहुत संघर्ष का कथन नहीं है, उनका सेना का कथन नहीं है, उनका खून खराबे की कोई बात नहीं है। उनकी भावनात्मक बात है कि ये अखंड भारत का जो स्वरूप है, कितने लोग हैं जो यहाँ के हैं वहां चले गए। कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार भी होंगे जिनका जन्म यहाँ हुआ है लेकिन आज वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए भोपाल नवाब की जो बेटी थी आबिदा, उसका परिवार वहां रहा है। तो कितने लोग हैं जिनकी जन्मस्थली यहाँ है, वहां रह रहे हैं, कितने लोग हैं जिनकी जन्मस्थली वहां यहाँ रह रहे हैं। तो सरसंघ चालक जी का कथन संघर्ष का नहीं है, टकराव का नहीं है, राजनीति का नहीं है, उनका केवल सामाजिक और सांस्कृतिक एकत्व का कथन है। कुछ लोग हैं जो राजनीति के लिए कुछ भी काम करते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, संघ जो काम करता है राष्ट्र संस्कृति और उसके एकत्व के लिए काम करता है। सरसंघ चालक जी का कथन उसी दिशा का अंग है। बिल्कुल, उम्मीद की जाना चाहिए कि बाकी लोग भी उसी नजरिए से देखेंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, रमेश जी आपका। तो संघ ने एक संदेश तो दे दिया अखंड भारत का, और ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जो खुलकर सरसंघ चालक बोले हैं, और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वो अपने 100वें साल में संघ है। और इसके पहले जो एक सिक्का जारी किया गया 100 का, उस पर जो भारत माता का चित्र बनाया गया, हाथ में भगवा है, वो भी एक बहुत कुछ संदेश देता। और उसके साथ ही उसके बाद जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनका बयान, और जो हमारे थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, उनका बयान, ये क्या कुछ एक संकेत है या इसके लिए हमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।